बच्चों स्वागत आपका एक बार फिर से। और लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन की टाइप्स के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। सारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी वहाँ पर, तो कुछ टाइप्स अभी पेंडिंग है। उन टाइप्स को हम इस लेक्चर में सारी कवर करेंगे। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इन फंक्शंस को पढ़ने में। अभी और डिस्कस करते हैं हम। तो आज की हम अपनी टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, और एक हमने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर इसका दूसरा नाम मॉडुलस फंक्शन भी है, इसको जानते हैं। व्हेन वी राइट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, बच्चे मॉडुलस फंक्शन को हम ऐसे मोड ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉडुलस फंक्शन का मतलब है कि हम यहां एक्स की जगह चाहे कुछ भी रखें, आई मीन नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। आई मीन अगर मैं x की जगह यहाँ पे 2 रखता हूँ तो इस 2 का मॉडुलस ये 2 लिखा जाएगा। और अगर मैं x की जगह -2 रखता हूँ तो -2 का मॉडुलस भी 2 ही लिखा जाएगा। अगर हम x की जगह 3 रखें तो इसका मॉडुलस 3 ही रहेगा। और अगर हम -3 रखें तो -3 का मॉडुलस भी 3 ही रहेगा। अब बात आती है, ये तो इसकी मैंने वर्किंग बताई कि मॉडुलस का वर्किंग क्या है। बात है इसके फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करें। तो बच्चे देखिए, जब हम इस मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं तो यहां पर हमारे सामने 2 कैटेगरी बनती है। एफ एक्स का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मॉडुलस फंक्शन ये जो 2 केसेस में बनाने जा रहा हूं ना, उन दोनों केसेस का कंबाइंड फॉर्म है ये। क्या कि ये जो एफ एक्स है, आई मीन जो y है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है ये x रहेगा। ये जो फंक्शन है ये x रहेगा। कब? इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस फंक्शन इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। and this function is minus x if x is less than 0। इक्वल 0 आप यहां भी लगा सकते थे, यहां भी लगा सकते थे, किसी एक पे आप इक्वल 0 लगा करके चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस फंक्शन में y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, इसके 2 नाम हो गए कि ये x रहेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये -x रहेगा व्हेन x इज लेस देन 0। अगर मैं बच्चे x की जगह हमारे पास इनपुट है 5, x 5 रखें तो 5 ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन ये है, तो कितना रिजल्ट आएगा? y रिजल्ट आएगा 5। x की जगह 5 रखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स इसमें रखा जाएगा ना। अगर x की जगह मैं -5 रखूं तो -5 कैसा है? नेगेटिव है। लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो फिर y -x है। तो मैं यहां पर जब -5 रखूंगा, माइनस बच्चे बाहर भी है, तो फिर ये रिजल्ट फिर से +5 आएगा ना। तो हमने क्या देखा, अगर हम x की जगह 3 रखें तो 3 पे कंडीशन ये है तो y 3 हुआ। और अगर हम -3 रखें तो -3 के लिए फंक्शन ये है तो ये +3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो पॉजिटिव ही बना रहेगा। तो ये इस फंक्शन को रीडिफाइन करने का तरीका ये हुआ। आई मीन इन दोनों बातों का नाम ये मॉडुलस एक्स है। अब अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ पे ऊपर डिस्कशन करूं तो यहां से जो ग्राफ बनेगा मॉडुलस फंक्शन का, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। यहां पर 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक तो y इज इक्वल टू x और एक y इज इक्वल टू -x। और कॉर्नर वहां बनेगा जिस पे ये 0 बन रहा है, क्योंकि 0 रखने पर चाहे यहां रखूं चाहे यहां रखूं 0, दोनों में रिजल्ट 0 रहेगा। वहां पे तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई इंपैक्ट ही नहीं डालेगा। तो 0 पे कॉर्नर बनेगा बच्चों, और 0 के पॉजिटिव में और 0 के इस साइड ये नेगेटिव में, दोनों तरफ ये स्ट्रेट लाइन जाएगी।
ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है बच्चे, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स की स्ट्रेट लाइन है। अब जरा समझिए, x1 रखेंगे तो y 1 ही आएगा, x2 से y2, x3 से 1 2 3, x1 से y1, x2 से y2, x3 से y3, x4 से y4, और x माइनस 1 रखेंगे तो भी y 1 ही रहेगा, माइनस 1 से 1 ही तो आएगा। माइनस 2 रखेंगे तो 2 आएगा, माइनस 3 रखेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। जैसे मान लो मैं बात करूं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा आप ये देख लीजिए कि ये जीरो किस पे बनेगा, x इज इक्वल टू 2 पे, x की जगह 2 आएगा तो उस पे जीरो बनेगा, तो कॉर्नर ये आपका हो गया 0 1 2 3, तो कॉर्नर कहां बनेगा, पॉइंट 2 पे। कॉर्नर वहां बनेगा जिस पे ये जीरो बने, 2 पे कॉर्नर बनेगा, और 2 के राइट में 2 के लेफ्ट में 2 स्ट्रेट लाइन निकाल दें आप। ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू इस x माइनस 2 के आगे एक बार पॉजिटिव लगाओ, देखो एक बार तो इसके आगे पॉजिटिव लगाया, एक बार इसके आगे नेगेटिव लगाया, तो x माइनस 2 के आगे पॉजिटिव लगाएंगे तो खुद ये y इज इक्वल टू x माइनस 2 रहेगा, और जो ये लाइन है इसके आगे नेगेटिव लगाओ, किसके आगे, x माइनस 2 के आगे नेगेटिव लगाओ, क्योंकि ये जो फंक्शन x माइनस 2 ये नेगेटिव लगेगा तो माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, जिसको मैं कहीं ना कहीं 2 माइनस एक्स भी कह सकता हूं। ये मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर मैं इस मॉडुलस फंक्शन की डोमेन के बारे में डिस्कस करूं बच्चे कि मॉडुलस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, तो डोमेन का मतलब हो गया कि हम इस फंक्शन में x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, डोमेन x की जगह क्या क्या रख सकते हैं। तो बच्चे ये अनडिफाइंड तो होगा नहीं, ना इन्फिनिटी बने ना आयोटा बनेगा, तो सब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं रेंज पे, तो आप सब देख रहे हो रेंज का मतलब आउटपुट y जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इसकी रेंज है। तो x हम चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, जो भी नंबर हम यहां पे रखेंगे इन द एंड रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा ना, इन द एंड रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसकी रेंज क्या हुई, 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज इंटरवल क्योंकि 0 तो आ सकता है, इन्फिनिटी पे ओपन क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं। मैंने क्यों लिखा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी के बीच में सब रियल नंबर आ सकते हैं। बच्चों रियल नंबर की लिस्ट तो ना बना सकते हैं, मेरी बात समझ में आई? या आप ये भी लिख सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक होता है बच्चों लिस्ट इंटीजर फंक्शन, एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखते हैं इनको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसे लिखते हैं बच्चे। पहले इसकी वर्किंग बताते हैं, फिर इसके हम ग्राफ पे डिस्कस करेंगे और डोमेन रेंज को भी डिस्कस करेंगे। वर्किंग क्या है, जब हम फंक्शन पे किसी पे बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वर्किंग क्या है कि मैं कहूं कि बच्चे 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3 4। 3.2 का मतलब हो गया 3 प्लस समथिंग, समथिंग कितना है वो 0.2 है। 3 में कुछ ऐड हो रहा है, 3 में कुछ ऐड हो रहा है तो यहां आ गए, 3 प्लस समथिंग 3 में कुछ बढ़ रहा है तो यहां आ गए। अपने यहां पे अपने आप को यहां पॉइंट करते हुए ये देखो कि इसके लेफ्ट में सबसे नजदीक इंटीजर कौन है, तो इसके लेफ्ट में सबसे नजदीक इंटीजर कौन है 3। तो 3 प्लस 0.2 का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की ब्रैकेट है, इसका रिजल्ट रहेगा 3। मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं मान लीजिए 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता हूं तो मैं लिखूंगा 2 प्लस 0.1, तो 2 में कुछ बढ़ रहा है, यहां आ गए। यहां से लेफ्ट में नियरेस्ट जो इंटीजर है वो कौन है 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 रहेगा। बताइए समझ? अगर ऐसा हो
मान लीजिए हम 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं, तो 2.9 को मैं 3 माइनस 0.1 लिख सकता हूं। इस बार 3 में कुछ कम हो रहा है, 3 में कुछ कम हो रहा है तो यहां आ गए, यहां आ गए, 3 में कुछ कम हो रहा है तो यहां आ गए। बच्चे हमें हमेशा लेफ्ट में ही आना है, 3 में कुछ कम हो रहा है तो यहां आ गए। अब ये देखो इसके लेफ्ट में सबसे नजदीक इंटीजर कौन है? 2, तो 3 माइनस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हुआ। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो मैं बात करूं 4.8, तो इसका मतलब 5 माइनस 0.2, 5 में कुछ कम हो रहा है, 5 यहां है, 5 में कुछ कम हो रहा है तो यहां है। इसके लेफ्ट में सबसे नजदीक इंटीजर कौन है? यस, 4। तो आप ये 2-3 एग्जाम्पल से बात समझे होंगे। मैं अगर यहां पे कंक्लूजन निकालूं तो मैं ये लिखूंगा बच्चों कि a प्लस एच, ए कोई भी इंटीजर है यहां पे जो आगे लिखा गया है ऑन द हेड, ये ए में अगर कुछ भी एच बहुत छोटा नंबर है, मतलब जिस इंटीजर में ये जो एच है बहुत छोटा ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है, अगर इंटीजर में कुछ बढ़े तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद वही रहेगा। अब देखिए 3 प्लस 0.2 3 रहा, 2 प्लस 0.1 2 रहा। अगर मैं यहां पर 7 प्लस एच निकालूं तो 7 ही रहेगा, एच 0.1 0.2 0.3 0.4 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 9 प्लस एच निकालूं तो 9 रहेगा, 100 प्लस एच 100 ही रहेगा। ठीक है, तो रिजल्ट ये आया। और अगर हम a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें, कम हो रहा है, तो बच्चे ये जो ऑन हेड है, जो आगे है a, इसमें से एक कम कर देंगे, I mean हमारे पास आएगा a माइनस 1। ठीक है, तो 2 प्लस एच का तो 2 ही रहेगा, लेकिन अगर हमने जैसे 3 प्लस एच का तो 3 हुआ, और अगर 3 माइनस समथिंग हो गया तो इससे एक कम 2 हो गया। 5 में कुछ कम हुआ तो इससे एक कम 4 हो गया। तो अगर आप 10 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 10 माइनस 1 9, 7 माइनस एच का 7 माइनस 1 6, 5 माइनस एच 4। ठीक है, ये दो बातें, अगर कुछ बढ़ता है तो खुद वही रहेगा, कम होता है तो उससे एक कम। ये माइनस पे भी काम करेगा। अगर मैं माइनस 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो माइनस 2 रहेगा, और अगर मैं माइनस 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो ए की जगह माइनस 2 आ गया, माइनस 2 माइनस 1 तो वो माइनस 3 आएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे आपको वर्किंग समझ में आई होगी। अब हम इसके ग्राफ पे बात करते हैं और फिर इसकी डोमेन रेंज भी सीखते हैं। तो पहले बच्चे हम इसका ग्राफ जानते हैं कि इसका ग्राफ कैसे क्या बनेगा, अच्छे से आप समझें, साथ साथ करते भी रहें। ये जरा देखिए, इसके ग्राफ पे डिस्कशन करते हैं बच्चे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास हो गया 0 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, और यहां पर 1 2 3 4 5। जरा समझे, अगर मैं 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक कोई भी नंबर यहां रखूंगा बच्चों, तो वो 0 प्लस समथिंग आएगा ना। I mean वो 0.2 अगर है तो 0 प्लस समथिंग है ना वो, तो 0 प्लस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? 0। आप ये कहो कि सर 0.9 है तो उसको तो हम 1 माइनस 0.1 भी कह सकते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ 0.9 की बात करूं तो 0.9 को 1 माइनस 0.1 कह सकते हैं। तो 1 में अगर कुछ कम हो रहा है तो इससे पीछे वाला लिखा जाएगा ना, तो भी तो 0 आएगा। I mean 0 में कुछ बढ़ रहा है तो 0 पे आएगा, 1 में कुछ कम हो रहा है तो भी 0 पे आएगा। ऐसे रूल सेटअप हुए हैं कि आना इसकी तरफ है, इसमें कुछ बढ़ेगा तो ये अपनी तरफ आएगा, इसमें कुछ कम होगा तो ये भी इसकी तरफ भागेगा। I mean 0 से लेकर के 1 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? ये 0 रहेगा। ठीक है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ये इसको भरा नहीं, सर्कल को ऐसे, इसको ऐसे एम्प्टी छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगर एग्जैक्ट 1 हो तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 थोड़ा ना होगा, वो तो 1 होगा। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 होगा, तो ये पॉइंट होगा 1 का। तो
अब 1.1 का कितना होगा, वो भी 1 होगा। अगर मैं आगे 1.1 की बात करूं तो 1.1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0.1। 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा। अब जैसे 1.2 का निकाले तो भी 1 रहेगा, 1.3 का 1 रहेगा। I mean 1 से लेकर के 2 तक जितने भी नंबर है वो या तो 1 में बढ़ रहे हैं या 2 में कम हो रहे हैं। तो 1 में बढ़ना 1 की तरफ आएगा, बढ़ गया तो लेफ्ट में आएगा, 2 में कम होना वो भी लेफ्ट 1 पे ही आएगा। तो 1 से लेकर के 2 तक सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1 1 1 सब, लेकिन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं रहेगा। ये 1 है ना, 2 का ये 1 नहीं रहेगा, ये सब रहेंगे, ये सब 1 रहेंगे, लेकिन ये 2 का 1 नहीं रहेगा, इसलिए इसको एम्प्टी छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। तो 2 का क्या रहेगा, 2 का तो बच्चे 2 रहेगा, और 2 से लेकर के 3 तक सभी का क्या रहेगा 2, लेकिन 3 का 2 नहीं रहेगा। 3 का क्या रहेगा 3, 3 से लेकर के 4 तक सभी का, 3 से लेकर के 4 तक सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 रहेगा, लेकिन 4 का 3 नहीं होगा, इसलिए खाली छोड़ दिया। 4 से 5 का, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 रहेगा, 4 से लेकर के 5 तक सबका 4 रहेगा, लेकिन 5 का 4 नहीं रहेगा। तो ऐसे चलते रहेंगे ना बच्चे ये। दिस इज द ग्राफ फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जो ये ग्राफ बना है ना, इस ग्राफ का अपीयरेंस ये कह रहा है कि इस फंक्शन का दूसरा नाम स्टेप फंक्शन भी है। बच्चे इसको हम स्टेप फंक्शंस भी नाम देते हैं, ऐसे स्टेप्स ही बने हैं, दैट्स वाई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोमेन पे और इसकी रेंज पे। तो अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की डोमेन पे, तो बच्चे इस फंक्शन की डोमेन सब रियल नंबर रहेगी, बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। एक्स जगह कुछ भी रख सकते हैं, सभी पे ये डिफाइन है, ना इन्फिनिटी बन रहा ना आयोटा बन रहा, इमेजनरी बन रहा। बात करूं अगर मैं रेंज पे, तो रेंज पे ज्यादा ध्यान देना बच्चे। इसकी रेंज इंटीजर्स आएंगी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, आई मीन Z, कैपिटल Z। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप 0.2 रख रहे थे, 0.1 रख रहे थे, 1.1 रख रहे थे, तो लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो तो एक इंटीजर आ रहा है ना। आई मीन अगर 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 2.4 तो एक रियल नंबर है। आई मीन x की जगह आपने एक रियल नंबर रखा है, डोमेन में तो रियल नंबर आया, लेकिन इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 + 0.4, तो 2 में कुछ बढ़ रहा है तो खुद वही रहेगा, 2 ही आएगा। तो इन द एंड जब रिजल्ट आएगा वो तो ये आगे वाला आएगा ना। और बच्चे ये जो आगे वाला है, जो मैं a + h और जो मैं a - h की बात कर रहा हूं, इससे a आएगा, इससे a - 1 आएगा। a क्या है? a एक इंटीजर है, तो इन द एंड रिजल्ट क्या आया? इंटीजर। इंटीजर में से 1 माइनस करोगे तो भी क्या रहेगा? इंटीजर। रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर आना है, रियल नंबर सॉल्यूशन नहीं रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जाने बच्चे। आगे 3 टाइप्स और रहती है हमारी, फिर हमारा ये टाइप्स ऑफ फंक्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो नोट कीजिए, आप जो भी बात समझाए पूछिए, आगे की टाइप्स और लेकर के आते हैं हम। बच्चे नेक्स्ट हम लेकर के आ रहे हैं द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नाम से पता चल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मतलब उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर मैं बात करूं 3/1/2, ये है, एक नंबर है बच्चे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? यस, हाफ 1/2। आई मीन 3.5 अगर मैं लिखूं तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है ना। अगर मैं 2.3 लिखूं तो 2.3 में फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.3। अब मैथमेटिक्स में क्यों ना एक ऐसा फंक्शन बना दिया जाए कि उस फंक्शन में आप जब ऐसे नंबर रखो तो डायरेक्ट आपको वो फ्रैक्शनल पार्ट ही बता दे। ऐसे जादू की छड़ी बच्चों वो है f(x = x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आई मीन अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन में से माइनस करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना, अगर आप किसी भी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दोगे ना तो आपको उसका फ्रैक्शनल पार्ट पता लग जाएगा।
देखना मैं 2.3 पे काम कर रहा हूं। पहले मैं इसकी वर्किंग जान रहा हूं बच्चों, इस ग्राफ पे ध्यान ना देना, ठीक है। ग्राफ मैंने पहले इसलिए ड्रॉ किया थोड़ा सा टाइम बच जाए, अब चीजें कम टाइम में ज्यादा समझ पाओ। अब देखिए अगर मैं f 2.3 रखता हूं, x जगह 2.3 रखा तो कितना आया 2.3 माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। बच्चे 2.3 माइनस 2.3 को मैं 2 प्लस 0.3 कहूंगा, तो यहां आ गया 2.3 माइनस, अभी हमने सीखा था 2 प्लस समथिंग है, a प्लस एच आ गया ना, तो 2 प्लस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, बढ़ता है तो खुद वही 2 रहेगा, और 2.3 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 0.3। बच्चे 0.3 क्या है, इस 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट ही तो है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 तो होता। मैं बात करूं 3.5 पे, फटाफट देख लेते हैं। 3.5 पे अगर मैं बात करूं तो कितना आता, 3.5 माइनस 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3.5 माइनस 3.5 को हम 3 प्लस 0.5 या 4 माइनस 0.5 भी कह सकते हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं कि 4 माइनस भी तो है, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए 3.5 माइनस 4 में कुछ कम हो रहा है तो इससे पीछे वाला 3 अभी बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये कितना आएगा 0.5, तो 3.5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.5। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप इनपुट दोगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आउटपुट में आएगा। अच्छा अगर मैं एग्जैक्ट 3 रखता बच्चे तो कितना आता, 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, तो 3 माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद 3 रहेगा। जब एग्जैक्ट अकेला ही नंबर है तो खुद वही रहेगा, 3 माइनस 3 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया 0 आ गया। और बात सही है कि 3 में अगर अकेला नंबर 3 है तो 3 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, कुछ भी तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, 0 है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब जरा इसके ग्राफ को देखते हैं। अगर मैं 0 से 1 तक कोई भी नंबर रखूंगा बच्चे, एक बात समझिएगा, यहां हमने ये y एक्सिस हमारा है 1, ये y एक्सिस हमारा यहां पे 1 है, x एक्सिस y एक्सिस। अगर मैं 0 से 1 तक कोई भी नंबर रखूंगा तो वो 0 प्लस 0.1 0.2 0.3 0.4, तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 0.2 का 0.2, 0.3 का 0.3, आई मीन x एक्सिस अगर ये है तो y एक्सिस ये आएंगे ना। अब 1 है, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कौन है, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप 1 रखेंगे इसमें तो 1 माइनस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो 1 माइनस 1 0 रहेगा ना, तो 1 से ये 1 नहीं आ रहा इसलिए इसको गोल कर दिया हमने, ये नहीं आ रहा। कौन है वो, 1 का तो क्या आना चाहिए था 0, तो ये नहीं है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1 का कौन है 0 है, ये नहीं है। या आप ये कह सकते हो कि मैं इस ग्राफ में ये जो डॉट है इनसे मैं 0 लिख रहा हूं। ऐसे ही 1 से लेकर के 2 तक 1.1 है, तो अगर मैं 1.1 का निकालूं तो फ्रैक्शनल पार्ट कौन है 0.1, 1.2 का 0.2 जो यहां था वही है 0.3, 1.3 से 2 से कितना आएगा 2 से ये 1 नहीं आएगा ना, तो ऐसे गोल कर दिया। ऐसे 2 से 3 तक भी 0.1 0.2 0.3 0, ये यहां से यहां तक y 0.1 है, y 0.1 है, 0.2 0.3 ये सब है ना y, ये x एक्सिस के होने पर, तो यहां से यहां तक भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 0.2 0.3 ये चलेंगे ना, और 4 पे ये 1 नहीं है। तो हमने क्या देखा, आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके डोमेन और रेंज फिक्स करता हूं, तो बच्चे इसके डोमेन के बारे में जानते हैं। डोमेन तो ऑब्वियसली सब रियल नंबर ही होंगे, नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा इसको। अगर मैं बात करूं बच्चों इस फंक्शन की डोमेन के ऊपर, इस फंक्शन की डोमेन जो होगी वो होगी सब रियल नंबर, x की जगह यहां पे कुछ भी रख सकते हैं, सब रियल नंबर रहेंगे। मैं बात करूं अगर इसके रेंज पे इसके रेंज में देखिए आउटपुट क्या आ रहे हैं, ये y के रिजल्ट आ रहे हैं ना आउटपुट, आई मीन y क्या आ रहा है, ये fx ही तो y है, तो y आपका 0 से लेकर के 1 तक आ रहे हैं ना बच्चे। ये कभी इतना हुआ, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, 0 से 1 तक की वैल्यू आ रही है ना।
y की वैल्यू ऊपर तो कभी आएगी नहीं। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो रेंज है, और आप एक बात सोचिए, कोई भी नंबर है, जब आप उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट देखोगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 तो होगा ही नहीं। कभी भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो सकता है? नेवर। एक से ज्यादा बच्चों, एक तो फ्रैक्शनल पार्ट हो ही नहीं सकता। आप मैक्सिमम 3.99 लिख सकते हैं ना। 4 अगर लिख दिया तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ही नहीं। तो 1 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन, आई मीन उसका जो आउटपुट है, जो रेंज है, वो 0 से 1 तक रहेगी और 1 कभी भी नहीं होगा, 0 हो सकता है। जैसे मैं 4 पे बात करूं तो 4 का फ्रैक्शनल पार्ट, अब जैसे 3 पे बात करूं, 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 0 रहेगा, तो 0 तो आ सकता है। मैक्सिमम 1 तक रहेगा, 1 नहीं होगा, मतलब 1 से पहले 0.9 0.9999 कितना भी हो सकता है, बस 1 नहीं आएगा। 1 से जैसे 999 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट कौन है? 0.999। यहां हुआ तो ये है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। यहां कभी ये फ्रैक्शनल पार्ट 1 तो नहीं हो सकता ना, अगर 3 है तो 0 ही रहेगा। अगर आपको समझ में आया होगा, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज के बारे में पूछते हैं, तो आप इसकी डोमेन रेंज को अच्छे से समझ लें। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन एक पर्टिकुलर एक क्लासिफाइड सा फंक्शन है इस टाइप का कि ये फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू फंक्शन वो 1 रहेगा जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 रहेगा जब x 0 के इक्वल है, -1 जब x लेस देन 0 है। सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन। बच्चों सिंगम नहीं है, सिग्नम साइन फंक्शन। रिजल्ट 1 रहेगा जब x 0 से ग्रेटर है, आई मीन अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिक्स हो गया कि y 1 है, फिक्स हो गया। 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, 5 पे 1, तो फंक्शन 1 की लाइन ये बन गई। अगर x नेगेटिव है तो फिक्स है y -1 रहेगा, -1 पे भी ये -1, -2 पे भी -1, -3 पे -1, ये फिक्स है। और अगर x 0 है तो y 0 रहेगा, ये 0 पे ये फिक्स हो गया। ये लाइन y इज इक्वल टू 0 की तो है। दिस इज द सिग्नम फंक्शन। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो फिर से इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स, x के कुछ भी रख सकते हो इनमें, ठीक है, किसी पे कोई रुकावट नहीं। और मैं बात करूं इसकी रेंज पे तो बच्चे फटाफट बता दीजिए रेंज क्या रहेगी। इसकी रेंज में 3 नंबर आएंगे सिर्फ। भाई आप कोई भी नंबर रख लो, या तो वो 1 दे रहा है या -1 या 0, तो 3 नंबर आएंगे, -1 0 1। ऐसे सेट में बनाएंगे, इंटरवल में नहीं। आप समझ तो इंटरवल और सेट में क्या डिफरेंस है। जब इंटरवल कहते हैं तो 0 ये इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल है, 1 पे ओपन है, तो 0 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है, और 0 से 1 के बीच में सब रियल नंबर है। लेकिन यहां पर सेट में ये 3 नंबर है बस, -1 0 1, इनके बीच के कहानी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इसकी रेंज कही, 0 पे ग्रेटर है तो 1 ही आएगा, 0 के इक्वल है तो 0 ही आएगा, 0 से लेस है तो -1 ही आएगा। ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है। एक टाइप और लेकर के आते हैं बच्चे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पावर फंक्शन के बारे में। पावर फंक्शन, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो लास्ट हम लेते हैं इसमें पावर फंक्शन। टाइप नंबर 13, पावर फंक्शन। व्हेन वी राइट fx इज इक्वल टू, when we write fx is equal to x power n, fx is equal to x power n, this is our power function x power n। जहां पे n क्या है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर, x पावर n ये पावर फंक्शन है। देखो बच्चों जैसे और ये 1 से ग्रेटर है, n जो है वो 1 से, अब देखो अगर आप हम n की जगह 1 लें तो fx इज इक्वल टू x, आई मीन y इज इक्वल टू x, इसी को हमने y कहा ना। तो ये तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है और इसका ग्राफ तो हम जान चुके हैं, ये जान चुके हैं, स्ट्रेट बनेगा।
जब भी कभी n 1 है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा अगर हाईएस्ट पावर 1 है। बात करेंगे जब पावर ग्रेटर देन 1 हो, आई मीन जब n आपका 2, 3, 4 ये हो। बच्चे जब हम ग्राफ पे बात करते हैं ना, जब भी किसी भी वेरिएबल में x की पावर 1 से ज्यादा आ जाए, 2, 3, 4, 5 ये आ जाए, तो उसका ग्राफ हमेशा कर्व में बनेगा। इसलिए ये पावर फंक्शन को बताया गया। हाईएस्ट पावर अगर 1 तक है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, लेकिन अब अगर हाईएस्ट पावर 2, 3, 4, 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा 2, 3, 4, 5 ये है, तो उसका ग्राफ हमेशा कर्व में बनेगा, कर्व में। तो कुछ पॉपुलर ग्राफ में इस पे बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हालांकि इसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे सबके ग्राफ बताना तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं y = x² की बात करूँ, आई मीन इस फंक्शन को हमने y कहा और n हमने 2 लिया, तो y = x² का जो ग्राफ बनेगा ये आपका x² = 4ay इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये एक पैराबोला है, ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, कॉनिक सेक्शन वगैरह आएगा तब आप डिस्कस करोगे। ऐसे ही y = x³ का भी एक ग्राफ है। जब आप y = x³ का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ वो बनेगा। इसको थोड़ा सा टच करता हुआ बच्चों, इस साइड ऐसे यू घूमता हुआ, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी कमज़ोर है बच्चों। y = x³ का ऐसा कुछ ग्राफ वो बनेगा, ठीक है। तो ये आपका y = x³ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, पावर फंक्शन। और जब मैं इसकी बात करूं डोमेन और रेंज की, तो बच्चे डोमेन और रेंज डिपेंड करता है इन पावर्स के ऊपर, ठीक है। यहां पर मैं बात करूं तो डोमेन क्या होगी, सब रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हैं। रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव रिजल्ट तो आएगा नहीं। तो आप फटाफट इसकी डोमेन और रेंज लिख लीजिए। डोमेन सब रियल नंबर, रेंज पॉजिटिव रियल नंबर, और इस पे आप खुद से लिख लीजिए, खुद से लिख लो बच्चों। डोमेन रेंज आप बता सकते हो कि डोमेन क्या रहेगी, रेंज क्या रहेगी, पावर देख करके रेंज का हिसाब लगा सकते हो। तो ये हमारा पावर फंक्शन के बारे में था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यूँ तो बच्चों और भी बहुत सी टाइप्स है फंक्शंस की, तो इतना तो है नहीं कि उन सबको अब बताया जाए। अब सैकड़ों टाइप्स हैं, वो सारी ऐसे लेक्चर में कवर नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर हम जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो बहुत ज़्यादा यूज में रहती है उन टाइप्स को हमने कवर किया है। और जो टाइप्स है वो जैसे जैसे हम और चैप्टर पढ़ेंगे ना, हम उन चैप्टर्स में उन फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करते रहेंगे। ये हमारे सिलेबस में सब आता रहेगा। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी सारा काम आप कर लीजिए। एक फेयर नोटबुक में आप ये सारी जो टाइप्स है फंक्शन की वो आप नोट करें, ग्राफ अच्छे से बनाएं, पेंसिल स्केल का यूज करके अच्छे से ग्राफ बनाएं बच्चे, फॉर्मेलिटी ना करें। थैंक यू।